हेलो, हेलो, अब आ रही है। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों जल्दी-जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा जीएस का फाउंडेशन कोर्स जो कि 24 तारीख से शुरू हो चुका है। अगर आप लोग इसमें पार्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी कि उन्हें एक-एक सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग से मान लो किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो उन्होंने इकोनॉमिक्स चाहिए, किसी को हिस्ट्री चाहिए, किसी को ओनली पॉलिटी पढ़ना है, किसी को केवल पायल मैम से पढ़ना है। और किसी को रोहन सर से। तो वो सब कर दिया गया है वेबसाइट और मोबाइल ऐप के ऊपर। अगर आप लोगों को केवल हिस्ट्री पढ़ना है तो आप ओनली हिस्ट्री ले सकते हैं, ओनली इकोनॉमिक्स लेना है तो ओनली इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। उन सब का प्राइस वहीं पर लिखा हुआ है। जो आपको रिलेवेंट लगे आप वो ले सकते हैं। 24 तारीख से बैच शुरू हो चुका है, इसके डेमो देखिए, इसको शेयर कीजिए। सरकार अकेडमी में लगना है, न्यू बैच कब से है? देखिए प्रमोद जी हमारे न्यू बैच शुरू हो चुके हैं। आप फेसबुक पे लिखेंगे करियर पावर हिसार तो आपको पता चल जाएगा कब कब कैसे न्यू बैच है। आप आ भी सकते हैं यहाँ पे। अभी जिस भी आपने कोर्स के लिए या जिस भी स्टडी के लिए आपने लेना है आप वो देख सकते हैं आकर के। और फेसबुक पे भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक सेकंड आप तब तक इकट्ठे हो जाइए सब, बस 2 मिनट दो तब आपकी क्लास शुरू होने वाली है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सब इकट्ठा हो जाइए। एक टॉपिक सुबह हम लोगों ने नोटिफिकेशन के थ्रू आपको भेजा था, दैट वाज नोबेल प्राइज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल हमें देखने को मिलता है और इससे हर साल हमें क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक की अगर हम बात करें, एक या दो क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में हमें हर एक पेपर में देखने को मिल जाता है। पिछली बार एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, इनमें भी हमें देखने को मिला था ये टॉपिक। पिछली बार अगर आप बात करें, सीजीएल का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था जिसमें पूछा गया था, भारत की इकलौती ऐसी कौन-सी महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? कई लोगों ने अलग-अलग आंसर्स दिए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर था एग्नेस गोंज़ा बोजाइयो। ध्यान रखिएगा, एग्नेस गोंज़ा बोजाइयो मदर टेरेसा का रियल नेम है। मदर टेरेसा एक उपाधि है जो दी गई है उनको, एंड उनका रियल नेम था एग्नेस गोंज़ा बोजाइयो।
फिलहाल आज का जो ये सेशन है, ये सेशन मैंने क्यों उठाया उसके पीछे रीजन है। आज जब मैंने नोबल वेबसाइट ओपन करी, तो इस वेबसाइट को ओपन करने पे मुझे एक पर्टिकुलरली फेमस पर्सनैलिटी का पिक देखने को मिला। अब ये फेमस पर्सनैलिटी की पिक आपके जस्ट सामने मैंने वो पूरा पूरा डेस्कटॉप कैप्चर आपके सामने रखा है। एंड ये जो पर्सनैलिटी है, ये आप सभी जानते हैं, ही इज मिस्टर चंद्रशेखर, वेंकटरमन चंद्रशेखर। रमन जी ने 28 फेब 1928 को रमन इफेक्ट दिया था। आज से अप्रॉक्सीमेट 92 इयर्स पहले उनके द्वारा रमन इफेक्ट दिया गया था, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है। नो डाउट हम लोगों ने फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में ऑलरेडी एक प्रिज्म से व्हाइट कलर की लाइट को गुजारा है, जो कि विब्योर में कन्वर्ट हो जाती है। सभी को याद होगा, सबने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा ऑलरेडी, प्रैक्टिकल ये किया होगा और अच्छे मार्क्स भी लिए होंगे। ये जो विब्योर यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फंडामेंटल था, इसके लिए उनको वर्ष 1930 में नोबल पुरस्कार से नवाजा गया था। आज इन्हीं को याद गूगल ने भी किया है और इन्हीं के इस कंट्रीब्यूशन को आज कई बड़े बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट याद भी कर रहे हैं। तो उनके द्वारा जो सबसे बड़ा पुरस्कार था, उसी पुरस्कार को मैंने उठाया और आज उसी को मैं एलैबोरेट कर रहा हूं, ताकि आपके पास सारी डिटेल हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, इसमें मैं सबसे पहली डिटेल जो आपको दे रहा हूं वो दे रहा हूं कि आखिरकार नोबल पुरस्कार है क्या। तो देखो, नोबल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो नोबल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर व इकोनॉमिक्स। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं: भौतिकी, रसायन शास्त्र, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा व अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाता है नोबेल पुरस्कार। यानी हमारे पास 6 फील्ड है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि ये नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है। देखो, यहां मैंने स्क्रीन पे यहां मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की निधन हुआ था। तो 10th ऑफ दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन दिया कहां जाता है? तो अगर हम बात करें, स्वीडन में ये पर्टिकुलरली पुरस्कार दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स का स्वीडन में दिया जाता है। सिर्फ शांति का पुरस्कार नहीं दिया जाता स्वीडन में, ये अलग से दिया जाता है ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सारे बाकी अवार्ड्स स्वीडन में दिए जाते हैं, सिवाय एक को छोड़ के, जो कि दिया जाता है कहां? नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है। बट सवाल हमारे पास ये भी निकल के आता है कि आखिर कौन देता है ये पर्टिकुलर अवार्ड? तो ये अवार्ड अलग अलग फील्ड के अलग अलग, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटीज के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें मेडिसिन यानी चिकित्सा का क्षेत्र का पुरस्कार, नोबल असेंबली फॉर फिलोसफिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जा रहा है। वेरएज अगर हम शांति के पुरस्कार करें, नॉर्वेगिन नोबल कमिटी है जो कि पर्टिकुलर ये शांति का पुरस्कार देती है। वेरएज स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया जाता है। इसको छोड़ के साहित्य के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 4 एकेडमी के नाम हमारे पास आ गए और ये चारों एकेडमीज अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्र के नोबल पुरस्कार दे रही है। बट क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि आखिरकार अवार्ड स्वरूप आपको मिलता क्या है। तो मैंने यहां मेंशन किया है रिवाइड प्राइस की अगर हम बात करें तो क्या है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेट 9 मिलियन स्वीडन क्रोन या स्वीडिश क्रोन्स, जो कि अप्रोक्सीमेट 986 सॉरी 9,86,000 डॉलर्स के बराबर है। ध्यान रखिएगा, हर साल ये चेंज होता है, हर साल ये बढ़ता है। मैंने लास्ट डेटा जो उठाया वो 2018 का उठाया है। इसके साथ साथ एक मेडल और एक डिप्लोमा भी दिया जाता है। ये अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये अवार्ड पहली बार स्टार्ट हुए थे वर्ष 1901 में, आज से 119 साल पहले। हालांकि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1968 में स्टार्ट किया गया था और पहली बार वर्ष 1969 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये तो हुई कुछ बेसिक्स डिटेल, और इस बेसिक डिटेल के बाद थोड़ा सा और डिटेल हम लोग कलेक्ट करते हैं, और ये थोड़ी सी और डिटेल बेसिकली क्या है। तो भाई देखो, वर्ष 1901 से दिया जा रहा है ये पर्टिकुलर अवार्ड, तो अभी तक कितने लोगों को मिला है? तो 919 लोगों को ये पर्टिकुलर अवार्ड मिल चुका है, जिसमें 865 पुरुष हैं और 54 महिलाएं। ध्यान रखिएगा, इस बार भी हमारे पास 2 महिलाएं हैं, खासतौर से 2019 का जो अभी पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया उसमें भी 2 महिलाएं। हालांकि ये संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है जिसमें कई पर्टिकुलरली मेंबर्स हों। तो 24 ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये पर्टिकुलर नोबल पुरस्कार दिया जा चुका है। 2019 तक का ये पूरा अपडेटेड डेटा, और इस बार हो सकता है ये आपको एग्जाम में भी मिल जाए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 919 लोगों को ये पर्टिकुलर अवार्ड मिल चुका है, जिसमें 865 पुरुष हैं, वेयर एज 54 महिलाएं हैं और 24 ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बात करूं कितने भारतीय हैं जिनको, यानी देखो 1901 से लेकर 2019 तक के आंकड़े को अगर मैं क्लब करूं तो उसमें कितने भारतीय हैं,
तो इसमें 14 भारतीय यानी 14 इंडियंस हैं जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये जरूरी नहीं है कि वो इंडियंस ऐसे हों जो कि भारत में ही निवासी हों, भारत में ही रह रहे हो। इनमें से 5 ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकता रख रहे थे और भारत में ही उन्होंने योगदान दिया जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन 9 ऐसे लोग हैं जो कि बाहर चले गए और उन्होंने किसी और देश के लिए योगदान, किसी और देश में पर्टिकुलरली काम करके नोबेल पुरस्कार जीता है। हालांकि आपसे एक सवाल बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियन व्यक्ति कौन है। ये एक सवाल कई बार पूछा गया और इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वो पहली व इकलौती महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पिछले साल ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, डिफेंस में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। मदर टेरेसा अब तक की इकलौती महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और इनका मदर टेरेसा तो इनकी उपाधि है, बल्कि इनका रियल नेम अगर हम बात करें तो क्या है, तो एजिनिस गोंजा बोजाई। वेरएज अगर आपसे पूछा जाए कि क्या महात्मा गांधी, देखो एक क्वेरी बार बार आती है और ये इस क्वेरी को मैंने इस बार यहां रिजॉल्व भी करा है, मैंने यहां साफ साफ मेंशन करा है कि क्या महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देखिए 1937 से लेके 1939 और 1947 में वो, अगर हम बात करें, 5 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन नोबेल पुरस्कार उनको नहीं दिया गया। हालांकि 2006 में गिर लुंस्टैड नाम के एक सेक्रेटरी थे जो कि नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी के थे, उन्होंने पहली बार ये एक्सेप्ट भी किया कि पिछले 106 साल में ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हम जब वो जीवित थे तब तक उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दे पाए। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता है। हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर व्यक्ति का निधन हो गया तो निधन उपरांत नहीं दिया जा सकता। ध्यान रखिएगा, अगर नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है और देने से पहले निधन हो गया तो ये अवार्ड दे दिया जा सकता है, लेकिन निधन होने के बाद ये पर्टिकुलर अवार्ड नहीं दिया जा सकता है। क्लियर है ये? तो ये कुछ डिटेल्स थी जो कि नोबेल पुरस्कार से निकल के आती है। अब मैंने इसके आगे कुछ नाम इकट्ठा करे उन भारतीयों के जिन लोगों को वर्ष 1901 से लेकर वर्ष 2019 तक नोबेल पुरस्कार मिला। इस आंकड़े को भी उठाते हैं और इस आंकड़े में अगर हम बात करें, देखो पहला नाम क्या निकल के आता है, तो पहला नाम हमारे पास निकल के आता है, पहला नाम निकल के आता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब भाई देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो उनसे रिलेटेड कई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए। पहले चीज, 2 देशों के लिए राष्ट्रगान रखने वाले व्यक्तियों में वो शामिल हैं। दूसरी चीज, उनके द्वारा लिखी गई कई ऐसी किताबें जो काफी फेमस हुई। इवन दो 2018 और 2019 में सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली किताब गीतांजलि उनके द्वारा ही लिखी गई है। खास तौर से उनकी अगर हम बात करें, पोएट्री काफी फेमस है और आज भी उनके द्वारा लिखी गई पोएट्री को कई पोएट्स एडमायर करते हुए नई पोएट्रीज को लिखते हैं। इसको छोड़ के अगला नाम जो हमारे पास निकल के आता है 1930, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था ये लेक्चर, यही मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मिस्टर सीवी नमन चंद्रशेखर वेंकटा रमन। इनको फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन पे काम किया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया था किस तरीके से लाइट स्कैटर्ड होती है। इसके जस्ट बाद हमें नाम देखने को मिला वर्ष 1979 में मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक उपाधि है, नाम एजिनिस गोंजा बोजाइयो। ध्यान रखिएगा, बिना किसी धर्म जाति को जाने बगैर उन्होंने सभी लोगों की सेवा एक जैसे मन से करी है। वो पहली महिला थी जिन्होंने एक छत के नीचे सभी धर्मों के लोगों को पहुंचा दिया था, उन सब की सेवा करी थी। शांति के क्षेत्र में देखो कई लोगों ने उनका अपोजिशन करा, कास्टिज्म बहुत पहले, अगर हम बात करें जातिवाद, बहुत पहले कहीं ना कहीं भारत में बहुत ज्यादा डीप था। पिछड़े वर्गों के लोगों को कहीं ना कहीं साथ में नहीं बिठाया जाता था और इस चीज को उन्होंने लोगों की दिमाग से, लोगों के जहन से कहीं ना कहीं हटाया। पहली बार सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को एक छत के नीचे उन्होंने सेवा उनकी करी और कई लोगों ने उनका अपोजिशन भी किया, लेकिन शांतिपूर्वक वो अपना काम करती रही। यही रीजन है कि उनको वर्ष 1979 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला नाम देखो हमारे पास कौन सा निकल के आता है, दैट इज वर्ष 1998 अमर्त्य सेन। अब भैया एक अच्छे अर्थशास्त्री, खास तौर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो इनको एक उपाधि भी दी है। इनको अगर हम बात करें, इनके द्वारा अगर हम बात करें, भारत में रिसेशंस को दूर करा गया था और इवन दो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया था। यही रीजन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको उपाधि दी इन्फ्लेशन हॉक ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हॉक मतलब एक ऐसी चिड़िया जो दूर से ही कहीं ना कहीं सबसे जहरीला सांप का शिकार कर लेती है। उसी तरीके से ये बहुत दूर से ही कहीं ना कहीं महंगाई को समझ लेते थे और उसे खत्म कर देते थे। अगला हमारे पास नाम निकल के आता है 2014 कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यहां मैं स्टार बना के थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, मेंशन कर लेना
भैया मध्य प्रदेश के रहने वाले कैलाश सत्यार्थी अभी भी जीवित हैं और उनका योगदान अभी भी चल रहा है। इन्होंने भारत में बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाई थी और बाल श्रम को खत्म करने की बात करी थी। बच्चों का अधिकार, शिक्षा, ये इन्हीं के द्वारा आवाज उठाई गई थी और इसको इन्होंने इंप्लीमेंट भी किया और अभी भी इस पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपकी स्क्रीन पे देखो जितने भी नाम है, आई रिपीट, मैं फिर से नाम बोल रहा हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा या एजनिस गोंजा बोजाइयो, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। ये 5 वो नाम हैं भारतीयों के जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन भारत में ही दिया और अपने उसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, मैंने यहां ईयर भी मेंशन करा है, नाम भी मेंशन करा है, क्षेत्र भी मेंशन करा और खास तौर से उनका योगदान क्या था उस क्षेत्र में उसको भी मेंशन किया है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं उन लोगों का नाम जिन लोगों ने योगदान दिया। हालांकि उनका जन्म अगर हम बात करें भारत में हुआ, लेकिन बाहर जाके योगदान दिया और उसके बाद उनको वहां के उस योगदान की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला। इसमें देखो सबसे पहला नाम हमारे पास निकल के आता है हरगोविंद खुराना। वर्ष 1968 में हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा, हरगोविंद खुराना वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि कैसे माता पिता से बच्चों में पर्टिकुलरली जेनेटिक बीमारियां पहुंचती हैं। इसके पीछे अगर हम इनके योगदान की वजह से काफी ट्रेमेंडस चेंज हमें देखने को मिला था। हालांकि जन्मे वो थे भारत में, जो भारत का वो पार्ट जो पहले पाकिस्तान अगर हम बात करें होता था, उसमें वो जन्मे थे, फिर बाद में वो ब्रिटेन चले गए और वहीं से उन्होंने अपने योगदान देके नोबेल पुरस्कार को जीता। अगला नाम हमारे पास निकल के आता है 1983, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगर मैं मिस्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात कहूं तो उनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे छोटे तारे की खोज की थी। तारे कैसे बनते हैं, किस तरीके से उनमें चेंजेस आते हैं, उन्होंने उस वक्त अगर हम बात करें धरती पे बैठे-बैठे उनका डेवलपमेंट, उनका क्या महत्व है, उनमें क्या-क्या फिजिकल बदलाव आ रहे हैं, इस पे अध्ययन करा और एक अच्छी किताब लिखी, अच्छी डिटेल बाकी सबको बताई। इवन दो नासा भी उनको एडमायर करता था और भारत के स्पेस से रिलेटेड अगर हम बात करें वर्क में उनका एक अच्छा नाम भी माना जाता है। अपने इसी काम के लिए उनको वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला नाम हमारे पास निकल के आता है वेंकटरमन रामाकृष्णन। वेंकटरमन रामाकृष्णन जी की अगर हम बात करें तो इनको वर्ष 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आई रिपीट, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। राइबोसोम का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसको बताने वाले वही व्यक्ति थे। राइबोसोम्स में क्या क्या होता है, इसको बताने वाले वही व्यक्ति थे। अपने इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रहने व जन्मे अगर हम बात करें भारत के थे, लेकिन फिर यूनाइटेड किंगडम चले गए और उसके बाद वहीं उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। इवन दो अगर हम बात करें इन्होंने ब्रिटेन में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया और फिर पर्टिकुलरली वहीं के इस कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला और आखिरी नाम हमारे पास इस श्रेणी में निकल के आता है 2019 अभिजीत बनर्जी। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट नाम, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी का जन्म भारत में मुंबई में हुआ था। इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इन्होंने अगर हम बात करें पूरा इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो गरीबी को कैसे हटाया जाए इस पे अध्ययन किया है। अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए हैं जो कि जिन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने पे हम इरेडिकेट कर सकते हैं पॉवर्टी, यानी गरीबी को खत्म कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं सारे नाम और उनकी डिटेल। सबसे पहला नाम हमारे पास निकल के आता है हरगोविंद खुराना, जो कि रायपुर इंडिया में जन्मे थे, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 1968 में उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि इन्होंने जेनेटिक कोड पे काम करा है, प्रोटीन सिंथेसिस पे काम किया ऑफ आरएनए। सेकंड नाम निकल के आता है 1983 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि लाहौर के जन्मे हुए थे, जो कि उस वक्त पाकिस्तान, उस वक्त अगर हम बात करें इंडिया का ही पार्ट था, पाकिस्तान का पार्ट है। इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स पे वर्क करा है, कैसे कहीं ना कहीं तारे बनते हैं, इस पे काम किया उन्होंने। यही नहीं, इनको अपने इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से नासा भी एडमायर करता है और ये काफी अच्छे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें व्यक्ति यानी साइंटिस्ट माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपना ये कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिया था। रहने वाले यानी जन्मे थे भारत के। 2009 वेंकटरमन रामाकृष्णन जी की अगर हम बात करें तो वो चिदम्बरम इंडिया में पैदा हुए।
यूके और यूएस में रहे, उन्होंने वहीं कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने राइबोसोम के केमिकल कॉम्पोजिशन को बताया था, इसलिए इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। एंड लास्ट नॉट दी लीस्ट 2019 में अभिजीत बैनर्जी, जो कि मुंबई इंडिया के जन्मे हुए हैं लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चले गए थे, इनको इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच दी है पूरे विश्व स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पे गरीबी यानी पॉवर्टी को हटाने के लिए। तो ये चार वो नाम हैं जो बेसिकली जन्मे भारत में हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन इन्होंने इंडिया के बाहर दिया और बाहरी इनके इस कंट्रीब्यूशन को एडमायर करते हुए इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। लेकिन अब हम बात करेंगे उन तीन इंपॉर्टेंट नाम की जो बेसिकली बाहर के हैं, लेकिन इनका जन्म यहां हुआ या ये बाहर से उठ के भारत आ गए। इसमें देखो सबसे अलग मैंने हाईलाइट कर रखा है 1989, नाम है 14th दलाई लामा। ध्यान रखिएगा, दलाई लामा भी एक बेसिकली पोस्ट है। इनका रियल नेम है तेंजिंग ग्यात्सो। दलाई लामा भी बेसिकली अगर हम बात करें एक पोस्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनका रियल नेम है तेंजिंग ग्यात्सो। ये तिब्बत के धार्मिक व पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे जब तिब्बत अलग था। अब तिब्बत इज नाउ पार्ट ऑफ चाइना। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने लगातार अहिंसा का पर्टिकुलरली अगर हम बात करें मैसेज पूरी सोसाइटी में दिया है। चुपचाप शांति पूर्वक अपने बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते गए। ध्यान रखिएगा, आज बौद्ध धर्म जो इतनी तेजी से फैला है उसके पीछे इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। इसके सिवा अगर हम बात करें, दो नाम हमारे पास और निकल के आते हैं। ये बेसिकली अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन जब भारत ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल होता था तब ये बेसिकली इंडिया में ही पैदा हुए थे। इसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है 1902 में, रोनाल्ड रॉयस, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म भारत में उत्तराखंड में अल्मोड़ा में हुआ। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्योंकि इन्होंने मलेरिया के खिलाफ कैसे लड़ जाए उसकी वैक्सीनेशन को बनाना कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था। ध्यान रखिएगा, मलेरिया को हटाने में किस तरीके से वर्क किया जाए, किस तरीके से मलेरिया को खत्म किया जाए, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। ये बीमारी को खत्म करने के लिए इन्होंने वैक्सीनेशन को बनाने पे भी काम किया है। वर्ष 1907 1907 में रॉयल्ड किपलिंग नाम के एक व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगेन इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था, रहने वाले यूनाइटेड किंगडम के। इनको दिया गया नोबेल पुरस्कार क्योंकि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कहीं न कहीं अच्छा खासा योगदान दिया। आई होप सभी को पता है जंगल बुक, ये किताब आप लोगों ने कहीं न कहीं पढ़ी भी होगी और जंगल बुक को हम लोग देखते भी हैं। ये रोनाल्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई किताबों में से एक फेमस किताब है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 नाम है हमारे पास। रोनाल्ड रॉस, जो अल्मोड़ा में जन्मे हैं, 1902 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। किस लिए? मलेरिया के खिलाफ उन्होंने वैक्सीनेशन और इवन दो इस बीमारी को खत्म करने पे रिसर्च वर्क किया था। दूसरा नाम 1907 रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके द्वारा लिखी गई कई फेमस किताब है, उनमें से एक है जंगल बुक। तीसरा नाम 1989 14th दलाई लामा। दलाई लामा एक पोस्ट है, बेसिकली इनका रियल नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। ये तिब्बत के बौद्ध बौद्ध व धार्मिक व पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे, लेकिन अब ये भारत में आके रहने लग गए हैं। अब हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में ये बेसिकली रह रहे हैं, एक जगह है। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने शांतिपूर्वक अपने धर्म को प्रचार प्रसार उसका किया है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के धार्मिक गुरु भी कहलाते हैं दलाई लामा। अब बात करते हैं इस साल। ध्यान रखिएगा, 10th ऑफ दिसंबर 2019 इस साल नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? अब इस साल की अगर हम बात करें तो देखो 3 नाम हमारे पास आ रहे हैं। अब ये नाम हमें याद करने, लेकिन मैं आपको यहां एक चीज बता दूं, हमें यहां पता होना चाहिए सबसे पहली चीज कि आखिर इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज, हमारे एग्जाम में अगर हम देखें तो ऑप्शन में नाम ऑलरेडी होंगे, तो हमें यहां शॉर्ट ट्रिक बस सिर्फ खाली याद रख कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये पहला जो उठाया है, देखिए मैंने फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर व इकोनॉमिक्स, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें सबसे पहला फील्ड जो मैंने उठाया वो फिजिक्स उठाया। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है उसमें नाम निकल के आता है जिम पेबल्स। इन्होंने फिजिकल कॉस्मोलॉजी में काम किया है। यहां कॉस्मोलॉजी को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पेस। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पेस। अंतरिक्ष की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। जेम्स पेबल्स अगर हम बात करें, कनाडा के रहने वाले व्यक्ति हैं, ही इज ए कैनेडियन साइंटिस्ट।
इन्होंने अंतरिक्ष में डार्क मैटर और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पे स्टडी करी है। अपने इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको वर्ष 2019 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला नाम देखिए हमारे पास निकल के आता है मिशेल मेयर। ध्यान रखिएगा, मिशेल मेयर ने हमारे सौर मंडल के बाहर जो मौजूद प्लैनेट्स हैं, उनके आसपास घूमता हुआ स्टार, ध्यान रखिएगा, सूरज भी एक स्टार है। ऐसे ही हमारे सौर मंडल के बाहर प्लैनेट के आसपास घूमते हुए स्टार्स पे की खोज की इन्होंने। अपने इसी काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में भी है। यहां मैं आपको ये बता दूं, ये बेसिकली फ्रांस के रहने वाले हैं और इन्होंने खास तौर से जेनेवा में जबरदस्त वर्क किया है एस्ट्रोनॉमी में। ध्यान रखिएगा, इवन दो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में ये इस वक्त कार्यरत भी हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा नाम निकल के आता है दीदियार क्यूलोस। डीडीआर खिलौस की अगर हम बात करें तो यहां थोड़ा सा मैं इनके बारे में पहले इलाबरेट कर देता हूं। इन्होंने भी मिशेल मेयर के साथ मिलकर एक्सो प्लैनेट यानी हमारे सौर मंडल के बाहर जो प्लैनेट्स हैं उनके आसपास घूमते हुए स्टार्स पे वर्क किया है और उनकी डिटेल्स को कलेक्ट किया है। ये भी फ्रांस के रहने वाले हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इस वक्त प्रोफेसर हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इस वक्त प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। इनको मिशेल मेयर और जेम्स पेबल्स के साथ इस साल का फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला अगले फील्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फील्ड हमारे पास निकल के आता है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। अगर मैं रसायन शास्त्र की बात करूं तो सबसे पहला नाम हमारे पास निकल के आता है जॉन बी गुडनफ। देखो भाई, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन को मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं। आई होप सभी को पता होगा, हमारे घरों में जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, वो रिचार्जेबल बैटरीज में कई बार हम लोग घर में उसमें पानी डालते हैं, लिक्विड डालते हैं। ये लिक्विड डाला जाता है ताकि वो बैटरीज लॉन्ग टर्म वर्क कर सके। लेकिन इन लोगों के द्वारा, इन तीनों के द्वारा ड्राई बैटरीज बनाई गई हैं। ड्राई बैटरीज मतलब जिनमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी भी होती है, प्लस अगर हम बात करें रिचार्जिंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। यानी इन तीनों ने मिलकर लिथियम आयन की ड्राई बैटरीज को बनाया। इसमें अगर हम बात करें जॉन बेनिस्टर गुड एनफ की, तो ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो इस वक्त प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एम स्टेनले विगिंगटम की हम बात करें तो इनका भी कंट्रीब्यूशन सेम है, लिथियम आयन बैटरीज में ही इनका कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं इनकी बात करूं एम स्टेनले विगिंगटम की, तो इनका जन्म 1941 में हुआ था। ये ब्रिटिश और अमेरिकन केमिस्ट हैं। ये इस वक्त रिसर्च वर्क कर रहे हैं मटेरियल साइंस में व इंजीनियरिंग प्रोग्राम में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनको कई और केमिकल साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। इवन दो इन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी फ्रंटियर रिसर्च में भी काम किया हुआ है। इसके बाद जो तीसरा नाम निकल के आ रहा है दैट इज अकीरा योशिनो। अकीरा योशिनो अगेन कंट्रीब्यूशन सेम है। इनको भी जॉन बी गुडनफ और एम स्टेनले विकमकम के साथ मिलके इनको भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके अगर हम पास बैकग्राउंड को देखें तो सबसे पहली चीज आपको यहां पता होनी चाहिए, ये बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है जापान के एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने नागोया में मेजो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में इस वक्त कार्यरत हैं। इन्होंने सेलुलर फोन्स में मौजूद बैटरीज, नोटबुक और कंप्यूटर्स में मौजूद बैटरीज पे जबरदस्त रिसर्च वर्क किया हुआ है। इन्हीं के द्वारा आज दी गई लिथियम आयन बैटरीज आज हम फोन और नोटबुक्स और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास नाम निकल के आ रहा है। अच्छा, एक चीज और यहां मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी कहीं ना कहीं बनाई है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले नाम नोट डाउन कर लें साथ साथ। तीसरा हमारे पास फील्ड निकल के आता है चिकित्सा यानी मेडिसिन। और अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो यहां हमारे पास तीन नाम है, विलियम जे केलिन जूनियर,
दूसरा नाम है सर पीटर जे रैटक्लिफ और तीसरा नाम है ग्रेग एल सिमंजा। अब यहां मैं आपको बता दूं, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन भी सेम है। इन तीनों ने डिस्कवरी करी है एक नए फिनोमिना की। नया फिनोमिना क्या है कि कैसे सेल्स सेंस करते हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को और उस अवेलेबिलिटी के अनुसार अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, सेल यानी कोशिका किस तरीके से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को सेंस करती है और किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, इसी पे काम किया गया है इन तीनों के द्वारा। इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहला नाम विलियम जे केलिन जीआर का है। अगर हम विलियम केलिन जीनियर की बात करें तो इनको ये एक अमेरिकन व्यक्ति हैं, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। यही नहीं, इनकी लेबोरेटरी में इन्होंने सप्रेसर प्रोटीन पे भी काफी अच्छा वर्क किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, सप्रेसर प्रोटीन पे भी काफी अच्छा वर्क इनके द्वारा किया गया। दूसरा नाम हमारे पास निकल के आता है सर पीटर जे रैटक्लिफ। देखिए, नाम बहुत ही, अगर हम बात करें, टिपिकल लग रहे होंगे आप लोगों को, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं इन पर्टिकुलरली व्यक्ति के बारे में। सर पीटर जॉन रैटक्लिफ की अगर हम बात करें तो ये एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं। ये भी एक फिजिशियन और साइंटिस्ट हैं, प्लस इसके साथ साथ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल में काम भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ न्यूफील्ड प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में हेड ऑफ नटफील्ड डिपार्टमेंट को भी लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी ये काम कर चुके हैं 2004 से 2016। ध्यान रखिएगा, इनका कंट्रीब्यूशन कैंसर के ट्रीटमेंट से में भी है। कैंसर को कैसे सही किया जाए, उस क्या कैंसर को कैसे कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाए, इसमें भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और थर्ड नाम हमारे पास निकल के आता है मिस्टर ग्रेग एल सिमंजा। ग्रेग लिनॉर्ड सिमंजा की अगर हम बात करें तो ये एक अमेरिकन प्रोफेसर है। बेसिकली इन्होंने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री पे वर्क किया हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका जबरदस्त योगदान था। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये इस वक्त कार्यरत हैं और इन्होंने भी लिथियम आयन बैटरीज को किस तरीके से ज्यादा आउटपुट वो दे सके इस पे काम, सॉरी, लिथियम आयन बैटरी नहीं कह रहा हूं, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो बेसिकली सेल इंजीनियरिंग में दिया है। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था सेल इंजीनियरिंग में। इन्होंने वस्कुलर प्रोग्राम को डेवलप करा है इन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल इंजीनियरिंग। ध्यान रखिएगा, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से अगर हम बात करें, इन्होंने एग्जैक्टली बताया था कि किस तरीके से कैंसर डेवलप हो जाता है जब ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट आसपास देखने को मिलता है। इन्होंने इसी पे बेसिकली वर्क ऑन किया है। क्लियर है? तो तीन नाम, विलियम जे केलिन, सर पीटर जे रेडक्लिफ एंड ग्रेग एल सिमंजा। आगे बढ़ते हैं, अगला फील्ड उठाते हैं और अगला फील्ड हमारे पास निकल के आता है शांति। ध्यान रखिएगा, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार काफी काफी बार पूछा गया और यहां हमारे पास नाम निकल के आता है अबी अहमद अली का। ध्यान रखिएगा, मिस्टर अबी अहमद अली इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। यहां मैंने साइड में मैप भी मेंशन करा और मैं इसे हाईलाइट भी करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग देख सको। यहां मैं देखिए, एक कंट्री है जिसका नाम है इथोपिया। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसे, स्क्रीन पे आप देख पाओगे, इथोपिया। इथोपिया अगर हम बात करें कि आसपास नेबरिंग कंट्रीज बहुत हैं और यहां इथोपिया के अपने सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बेसिकली अभी अहमद अली जी ने खत्म कराया है। अपने देखो, बिना लड़ाई के शांतिपूर्वक कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाए, ये बहुत इम्पॉसिबल चीज लगती है, लेकिन ऐसी चीज कराने में वो कामयाब हुए हैं। इसी वजह से इनको पर्टिकुलरली नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया। ध्यान रखिएगा, इथोपिया के वेल नोन पॉलिटिशियन हैं ये। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री भी हैं इथोपिया के। यही नहीं, हमें पता होना चाहिए इस वक्त फर्स्ट ओरोमो चेयरमैन ऑफ रूलिंग इथोपियन पीपल
रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी ईपीआरडीएफ के हेड हैं और इसके साथ साथ ओरोमो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी हेड हैं। यानी दो बड़े ग्रुप्स के ये इस वक्त हेड के रूप में काम कर रहे हैं। बातों से बड़ी लड़ाई को सुलझाया जा सकता है, इस बात में ये विश्वास रखते हैं और अपनी इसी बात को इन्होंने प्रूव भी कर दिया जब इन्होंने इथोपिया की पड़ोसी देश से सिर्फ बात करके लड़ाइयों को क्या करा दिया है, रिजॉल्व करवा दिया। अपने इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको इस साल का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास नाम देखिए कौन सा निकल के आता है। तो अगला नाम, अब अगला फील्ड उठाते हैं बेसिकली। तो अगला फील्ड हमारे पास निकल के आता है साहित्य का, लिटरेचर का। यहां दो नाम हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में इस साल दो लोगों को नहीं दिया गया। बेसिकली पिछले साल साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए नहीं दिया गया था, इसलिए साहित्य के क्षेत्र का पिछले साल का भी नोबेल पुरस्कार इस साल ही दिया गया। अब इस साल किसको दिया गया है? ध्यान रखिएगा, पिछले साल का जो है वो एक पोलिश महिला को दिया गया जिनका नाम है ओल्गा टुकार्जुक। वेरेस इस साल का जो दिया गया है वो दिया गया है पीटर हैंडके को। ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार खास तौर से साहित्य के क्षेत्र में दिए गए एक अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है। पीटर हैंडके बेसिकली अगर हम देखें तो रहने वाले बेसिकली फ्रांस के हैं। पीटर हैंडके का जन्म बेसिकली जर्मनी में हुआ था और अगर इनके कंट्रीब्यूशन या इनकी किताबों की मैं बात करूं तो इन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जो काफी फेमस हुई हैं। इनके द्वारा विंग्स ऑफ डिजायर लिखी गई है, इनके द्वारा अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स लिखी गई है। अपनी ऐसी किताबों में ये काफी अच्छा व्यंग करते हैं जिसके वजह से ये काफी पर्टिकुलरली फेमस हुए हैं। ध्यान रखिए, इनके साथ तीन कंट्रीज अटैच हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इसके साथ साथ अब ये कहां रह रहे हैं? तो अब ये रह रहे हैं फ्रांस में। इनका कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज में रहा है, इन्होंने कई मल्टीपल लैंग्वेज में भी किताबें लिखी हैं। इनकी दो किताबें काफी फेमस भी हुई हैं, सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स एंड विंग्स ऑफ डिजायर। अपने ऐसी ही किताबों के कंट्रीब्यूशन की वजह से वो काफी फेमस हुए और इनको इस साल का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास देखिए अवार्ड कौन सा था? देखिए ओल्गा टोकार्चुक मैंने आपको बता दिया, पोलिश महिला है। इनको इन्होंने भी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको भी मिला है। इन्होंने भी कई ऐसी किताबें लिखी हैं जो काफी कहीं ना कहीं फेमस हुई हैं। अगला हमारे पास देखो फील्ड निकल के आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक साइंस यानी अर्थशास्त्र। अब इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें, काफी अगर हम देखें काफी बार पूछा गया है इकोनॉमिक्स क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए दिया गया, कई जगह ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तीन लोगों को दिया गया जिसमें एक भारतीय भी कहीं ना कहीं व्यक्ति है। अभिजीत बैनर्जी इज द पर्टिकुलर पर्सन हु इज फ्रॉम इंडिया। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक साइंस में क्यों दिया गया, तो बेसिकली इन तीनों के द्वारा एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच लाया गया है जिसमें इन्होंने कोशिश करी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी खत्म हो जाए। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पे गरीबी यानी पॉवर्टी को हटाने के लिए इनके द्वारा एक पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट अप्रोच रखा गया है। इसमें सबसे पहला नाम अभिजीत विनायक बनर्जी का आता है। मिस्टर अभिजीत विनायक बनर्जी यानी अभिजीत बैनर्जी की अगर हम बात करें तो अभिजीत बनर्जी बेसिकली रहने, इनका जन्म इंडिया में हुआ लेकिन अब ये रह रहे हैं अमेरिका में। फोर्ड फाउंडेशन के ये अच्छे इकोनॉमिस्ट के रूप में भी निकल के आए और इंटरनेशनल प्रोफेसर के रूप में भी निकल के आए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैस्क। यही नहीं, आपको पता होना चाहिए इन्होंने खास तौर से कोशिश करी है कि आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज हों जो आने वाले दिनों में क्या हो जाएं, रिकवर कर लें और गरीबी से बाहर निकल आए। अपने इसी अप्रोच के लिए इनको दिया गया इस साल का नोबेल पुरस्कार। अगला नाम एक महिला का है, एशर डुफ्लो। एशर डुफ्लो बेसिकली फ्रांस की रहने वाली है, ये अमेरिका में भी शिफ्ट हो गई।
अगर हम इनकी बात करें तो ये प्रोफेसर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन के रूप में काम कर रही हैं। इवन दो इन्होंने भी साथ में मिलके अभिजीत बैनर्जी के साथ मिलके इसी गरीबी को हटाने की अप्रोच पे वर्क ऑन किया है। यही नहीं, आपको पता होना चाहिए, अगर इनकी हम बात करें तो पेरिस फ्रांस में ये जन्मी थी, उसके बाद अमेरिका में आई और अमेरिका में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में इन्होंने वर्क करके स्कूल्स और कॉलेजेस में जागरूकता भी फैलाई है और गरीबी कैसे हटाई जाए इसके रिगार्डिंग 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं इन्होंने। इसके सिवा हमारे पास तीसरा नाम जो निकल के आता है, दैट इज मिशेल क्रीमर। अब यहां मैं इनके बारे में देखो थोड़ा सा बता देता हूं। अगर हम बात करें मिस्टर मिशेल क्रीमर की, अगेन सेम अप्रोच जो बाकी दोनों की अप्रोच थी, सेम अप्रोच है, लोकेशन भी इनकी सेम है, लेकिन अगर हम जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान थोड़ा सा अलग। मिशेल रॉबर्ट क्रीमर बेसिकली अगर हम बात करें अमेरिका के ही जन्मे व्यक्ति थे। ये प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मिशेल क्रीमर की अगर हम बात करें तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और हेल्थ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में खास तौर से अपना योगदान दिया है। यही नहीं, सबसे छोटा अगर हम बात करें करियर बैकग्राउंड होने के बाद भी इन्होंने अभिजीत बैनर्जी और ईशर डफलो के साथ मिलके वो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी ऑन ग्लोबल बैकग्राउंड पे वर्क किया और उसे इंप्लीमेंट करने भी जा रहे हैं। अपने इन्हीं कंट्रीब्यूशन के लिए इन तीनों लोगों को वर्ष 2019 का अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अर्थव्यवस्था के ये 3 नाम बता दिए। अब यहां ध्यान रखिए, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, भाई ये शॉर्ट ट्रिक क्या है ये याद करने की? हम नाम को कैसे जोड़ें और कैसे कहीं ना कहीं उनको याद करें? तो देखो, शॉर्ट ट्रिक मैंने भी बनाई है, हर किसी की अपनी अलग-अलग शॉर्ट ट्रिक होती है। जो शॉर्ट ट्रिक मैं बना पाया हूं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो। तो मैं फिर से पहुंच जाता हूं पहली स्लाइड पे जहां मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। तो देखो भाई, फिजिक्स के क्षेत्र में मैंने 3 शॉर्ट ट्रिक बनाई है। दीदी, मेयर, पेबल्स। देखो भैया, पेबल्स को मैंने कांच के गोलों से कहीं ना कहीं जोड़ा है। दीदी मेयर बन गई लेकिन बचपन में पेबल्स से खेलती थी। इससे हम बड़ी आसानी से फिजिक्स से जोड़ के कहीं ना कहीं याद रख सकते हैं। दीदी, मेयर एंड पेबल्स इज रिलेटेड टू फिजिक्स। वेयर एज केमिस्ट्री को मैंने देखो किससे जोड़ा है? केमिस्ट्री इज राइमिंग विद केमिकल। और आज की डेट में जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं वो केमिकल्स रखते हैं। और ऐसे कॉस्मेटिक्स को हम लोग अच्छा यानी गुड मानते हैं, जो हमें हमारी स्किन को व्हाइट और शाइनी कर देते हैं। तो मैंने वहीं से उठाया है केमिकल, गुड, व्हाइट और शिनो। ध्यान रखिएगा, जॉन बी गुड इनफ से गुड उठाया है, एम स्टेनले विगिंटम से व्हाइट उठाया और योशिनो से यानी अकीरा योशिनो से शिनो उठाया। तो इन 3 कॉन्सेप्ट को याद रखें, केमिकल, गुड, व्हाइट एंड शिनो, जिससे आपको बड़ी आसानी से केमिस्ट्री याद रहेगा। अगला हमारे पास चिकित्सा का निकल के आता है, तो ये मैंने किससे जोड़ा है? तो भैया देखो, पीटर जे रैटक्लिफ से रैट यानी चूहे को जोड़ा है और ग्रेग एल समिंजा से मैंने एग यानी अंडे को उठाया है और विलियम जे कालिन से मैंने कालीन उठाया है। इसको मैंने जोड़ा कैसे? चूहा अंडा खा रहा था कालीन के ऊपर। अब इस चूहे को मारने के लिए दवा चाहिए, तो उससे मैंने जोड़ दिया किससे? मेडिसिन से। दवा मतलब मेडिसिन। क्लियर है ये? तो रैट एग किलिंग और उसको जोड़ा किससे है मैंने? मेडिसिन से। तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो, शांति के क्षेत्र में एक ही नाम है, तो यहां बड़ी आसानी से हमें याद हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए, इथोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली। अभी अहमद अली जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री, उनको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया। वैसे तो हम लोग जोड़ते हैं कि अभी शांति चाहिए, तो अभी शांति से आप भी कहीं ना कहीं जोड़ सकते हो इसे। साहित्य के क्षेत्र में हमारे पास नाम निकल के आता है पीटर हैंड के। यहां 2 चीजें मैंने जोड़ी है। साहित्य में बिना हाथ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर हर एक चीज लिखनी होती है, तो हैंड। और यहां साहित्य में कोई भी चीज आप लिखते हो तो अपने आप को कई बार टोकते हो कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए टोका। हैंड और टोका 2 चीजें मैंने उठाई हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2018 का ओल्गा टुकार्जुक को दिया गया, जो कि एक पोलिश महिला है। वेरस 2019 का दिया गया पीटर हैंडके को, जो कि अगर हम बात करें जिनका कंट्रीब्यूशन साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर है ये? अब आगे बढ़ते हैं। अगला और हमारे पास आखिरी था इकोनॉमिक साइंस। अब इकोनॉमिक साइंस की अगर हम बात करें तो देखो भाई, मैंने 3 चीजें यहां जोड़ी हैं। सबसे पहले मैंने जोड़ा है ईशर डुफ्लो से डुफ्लो।
फिर हमने अब मिशेल क्रीमर से हमने माइक उठा लिया है, माइक। फिर अभिजीत से जीत उठा लिया है, और इकोनॉमिक साइंस है तो उसे जोड़ लिया पैसे से। भैया, एक ऐसी महिला, महिला कौन? डूफ्लो, महिला जो डफली बजा कर माइक में ऐसा गाती थी कि वो काफी पैसा जीत जाती थी। इस चीज को राइमिंग बनाते हुए मैंने इसके साथ जोड़ लिया। डूफ्लो एक महिला जो डफली बजाती थी माइक पे और पैसा जीत जाती थी। तो डोफ्लो से आप ईशा डुफ्लो को जोड़ सकते हो, माइक से मिशेल क्रीमर को जोड़ सकते हो, और जीत से बहुत ही इजी है, अभिजीत बैनर्जी को आप जोड़ सकते हो। यहां मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, अभिजीत बैनर्जी को प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2019 में ये इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। काफी समय बाद एक भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला। आई होप सब कुछ क्लियर है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को आप लिख के भेज सकते हो, मैं ऐसी क्वेरीज को और रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड मैक्सिमम डिटेल्स इस स्लाइड में दे दिए। चलिए आज इतने ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगली जब मुलाकात होगी तो हम उठाएंगे कुछ वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनको भी लेके मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और प्लीज ध्यान रखिएगा, बैकअप टीम जो हमें बोल रही है कि ये बेसिकली पीपीटी या ये डेटा हमें आपको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो टेलीग्राम पे आपको इसका डेटा भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और इवन दो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिंक भी इस पे डाल सकूं इस वीडियो के नीचे, जिसपे आपको डिटेल मिल जाए। क्लियर है? चलिए, पीस आउट, आराम करिए और पढ़ते रहिए।